चीज में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो वैसे वाले जो हैं उनसे भी करवा लूंगा, डोंट वरी। कैसा लड़का है? हाँ हाँ हाँ। चोमू मतलब? हाँ ठीक, समझ गया समझ गया। ये सब लड़का क्लियर करने वाला होता है वे, पढ़ने में बहुत बढ़िया है वो। चलो कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, लिव इट। हम लोगों ने आज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम लोग का, स्पीड डिस्टेंस टाइम। स्पीड डिस्टेंस टाइम थ्योरी जब तक बताऊंगा तब तक तो कंफर्टेबल लगता है, उसके बाद क्वेश्चंस के समय थोड़ा सा, ये वो चैप्टर है जिसको थोड़ा सो कॉल्ड टफ बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशन बन सकता है क्वेश्चन का। फॉर्मूला तो एक ही यूज़ होगा पूरे चैप्टर में, और तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे। एक जो बॉडीज ग्राउंड में मूव कर रहा है, जैसे हो गया कोई गाड़ी हो गई, कोई आदमी हो गया, कोई घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, हवा में एरोप्लेन हो गया, ये सारे बॉडीज। दूसरा पटरी में, ट्रेन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। और तीसरा होता है तुम्हारा बोट्स एंड स्ट्रीम्स के ऊपर में क्वेश्चन। तो इन तीनों एरिया से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे, और इससे वेटेज कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का निकलता है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट CDS। इवन FCAT में भी तीन क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। सपोज आई एम सेइंग CDS में 4 से 5, तो FCAT भी कम नहीं है, FCAT में भी इस टॉपिक के तो वो 3 क्वेश्चन आने ही आने। तो हम लोग इसकी बेसिक थ्योरीज पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो तुम लोग को मालूम है, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख रहे हो तो यूनिट वैसे ही बन गया तुम्हारा। इसको 2 यूनिट में ही तुम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, या तो किलोमीटर पर आवर में होगा या फिर मीटर पर सेकंड में होगा। यहाँ पे कन्वर्सन सीखना बहुत जरूरी। तुम्हारा कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि पूरा काम उसने किलोमीटर पर आवर में करवाया और लास्ट स्टेप में उसने तुमको बोल दिया कि इसको मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब किलोमीटर पर आवर में कोई वैल्यू दी हुई है, सपोज कोई वैल्यू है x जो कि किलोमीटर पर आवर में है, और उसको तुम कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर पर सेकंड में, तो ये डिसाइड कर लो पहले कि किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है या मीटर पर सेकंड बड़ा होता है। तुम लोग को अगर मैं पूछूं कि किलोमीटर पर आवर बड़ा है या मीटर पर सेकंड बड़ा है, तो किसको बोलोगे? किलोमीटर पर आवर। तो कोई बड़ी चीज़ को अगर छोटी चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास दो ही चीज़ है, या तो तुम 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे या 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अभी तुमको बड़ी चीज़ को छोटे में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम इसको छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। तो आगे से कभी भी कोई वैल्यू x किलोमीटर पर आवर में है और उसको तुमको करना है कन्वर्ट y मीटर पर सेकंड में, तो उसको हमेशा मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। और ठीक इसका उल्टा कर लो कि a मीटर पर सेकंड में अगर है और उसको तुमको कन्वर्ट करना है b किलोमीटर पर आवर में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? अब छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुमको बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/18 और 18/5 में से 18/5 बड़ा है, तो मीटर पर सेकंड को जब हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 18/5 से। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में है 36 किलोमीटर पर आवर और मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर बड़ी वैल्यू है। और किससे करोगे? 5/18 से, और सीधा आंसर आ गया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये चीज़ के साथ साथ एक और तरीका भी होता है, उसको भी याद रखना है फॉर कन्वर्सन। उसके लिए तुमको क्या करना है, 2 कॉलम्स बना लो, एक 5 का और एक 18 का, और 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं से 10 तक वो तुम इस साइड में लिख लो। तो ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। और 18 के मल्टीपल यहाँ पे लिख लो, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162 एंड 180। अब 5 छोटी वैल्यू है तो इसके ऊपर में लिख लो मीटर पर सेकंड, और 18 बड़ी वैल्यू है तो इसके ऊपर लिख लो किलोमीटर पर आवर। अब इस टेबल का ये मतलब है कि सपोज करो कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुम्हारा आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकंड में, तो तुमको सिर्फ ये देखना है कि 5 के टेबल में जहाँ पे भी 15 आता है, जैसे 5 के टेबल में अगर मैं पूछूं 15 कब आता है, तो तुम बोलोगे सर 3 में आता है। तो 18 के टेबल में जो 3 में आता है वही उसका किलोमीटर पर आवर कन्वर्सन होगा। जैसे अगर मैंने पूछा 15 मीटर पर सेकंड, तो तुमको सिर्फ ये सोचना है कि 5 के टेबल में 15 आता है 3 में, तो 18 के टेबल में जो 3 में वैल्यू आता है वो उसका डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर इक्विवेलेंट होगा।
अब उसी तरह से कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारा आंसर आ गया 108 किलोमीटर पर आवर, और तुम बिना किसी कैलकुलेशन के इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो पहले ये देखना है कि 18 के टेबल में 108 कब आता है, तो वो 6 में आता है, तो 5 के टेबल में जो 6 में आता होगा नंबर, वही तुम्हारा इसका मीटर पर सेकंड इक्विवेलेंट है। अब ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये देख लो एक बार। हाँ, ये चीज़ को याद रखना, लेकिन इसमें एक बात छोटा सा एक्सेप्शन है कि अगर कभी ऐसी वैल्यू आ जाए जो ना तो 5 की हो ना 18 की हो, तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तब तो तुम्हारे पास अपना वाला मेथड है ही यहाँ पे कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 18/5, और वही अगर x किलोमीटर पर आवर से y मीटर पर सेकंड में जाना है, तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए छोटे रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हुआ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसी के अंदर में जब बॉडी ग्राउंड में मूव कर रही होती है, तो हम लोग के पास में आता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ट्रेन्स वाले क्वेश्चन के लिए भी एप्लीकेबल है। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सपोज कर लो मैं ऐसे मूव करा रहा हूँ बॉडी को, और फिर ऐसे मूव करा रहा हूँ बॉडी को, दोनों ही केस को हम लोग बोलेंगे कि इन बोथ दिस केसेस बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अगर मान लो मैं बॉडी को मूव करा रहा हूँ ऐसे, और दूसरा बॉडी ऐसे जा रहा है, या ऐसे जा रहा है एक बॉडी, दूसरा बॉडी ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों ही केस मेरे लिए होंगे सेम डायरेक्शन। अब सपोज कर लो सबकी अपनी अपनी स्पीड है, यू वी, सबके ऊपर मैंने लिख दिया यू वी। तो अगर तुम्हारे दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब तुम इसका रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो इट विल बी ऑलवेज u प्लस वी। ठीक उसी तरीके से जब तुम्हारे बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वहाँ से तुमको रिलेटिव स्पीड लेना है, तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू u माइनस वी। बस इन बातों को याद रखना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के केस में क्या होता है कि दो स्पीड के जगह अगर तुमको एक सिंगल इक्विवेलेंट स्पीड लेनी है, तो तुमको क्या करना है, दोनों के स्पीड को ऐड कर देना है। और अगर सेम डायरेक्शन में बॉडी को मूव करा रहे हो और उसकी रिलेटिव स्पीड लेनी है, तो फिर दोनों की स्पीड को कर देना है माइनस। अब पहले इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं, बिकॉज दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल बॉडीज मूविंग ऑन ग्राउंड, फिर हम लोग ट्रेन्स के ऊपर में जाएंगे। सो अप टू दिस पॉइंट इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सारी बातें समझ में आ गई, मैंने 8 मिनट में कुछ बातें समझाई हैं तुम लोग को। ये पहले तुमने डाउट्स डिस्कस किया था, बट यहाँ से जो हमने स्टार्ट किया ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड। चलो अब आगे बढ़ते हैं की तरफ। अब तुम लोग में से हर कोई ट्रेन में तो बैठा ही होगा। अब जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन दो तरह के ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करता है। एक होता है तुम्हारा मूवेबल ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा होता है तुम्हारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब ट्रेन जब भी मूव करेगा ये दो तरह की चीज़ों को ही क्रॉस करता है, एक जो बॉडी खुद मूव कर रही है, दूसरा जो बॉडी तुम्हारी स्टेगनेंट है। यहाँ पे मैंने उसको डिनोट किया है मूवेबल ऑब्जेक्ट एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से। अब मूवेबल ऑब्जेक्ट्स के दो टाइप्स होते हैं, मूवेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, और दूसरा हो जाएगा मूवेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंसीडरेबल थिकनेस। अब इंग्लिश तुम लोग का अच्छा खासा है। नेग्लिजिबल थिकनेस यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे द थिकनेस एज कंपेयर टू ट्रेन, और कंसीडरेबल थिकनेस मतलब फिर से कंपैरिजन ट्रेन के रेस्पेक्ट में होगा। अब सोचो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर में जो नेग्लिजिबल थिकनेस रखता है ट्रेन के कंपैरिजन में, वो क्या क्या हो सकता है? गिव मी सम एग्जांपल। अगर मुझे, हाँ, पोल कब से मूवेबल हो गया? कोई ऐसा मूवेबल ऑब्जेक्ट बताओ जो कि ट्रेन की तुलना में बहुत ही नेग्लिजिबल थिकनेस रखता है। इंसान को ले लो, कोई मैन हो गया, कोई एनिमल हो गया, कोई गाड़ी हो गई, व्हीकल हो गया, ये सब के सब वैसे वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूवेबल तो हैं, लेकिन इनकी खुद की जो थिकनेस होगी एज कम्पेयर टू ट्रेन, दैट इज नेग्लिजिबल। और उसी तरह से मूवेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंसीडरेबल थिकनेस अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो मेरे पास में सिर्फ एक ही एग्जांपल आ सकता है, दैट इज अ मूविंग ट्रेन। अब सोचो कि अगर क्वेश्चन तुमको ये बोलता है कि एक ट्रेन की अपनी कुछ स्पीड है, और वो क्या कर रहा है कि एक मैन जो कि उसके डायरेक्शन में दौड़ रहा है। अब यहाँ पे दो केस कंसीडर करेंगे। पहला केस कि तुम्हारा जो मैन है या एनिमल है या व्हीकल है, ये सब के सब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो हो सकता है इनकी अपनी कुछ स्पीड हो, तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा इन ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करने के लिए? टाइम टेकन बाय द ट्रेन
टू क्रॉस ऑल ऑफ देम, मान लो मैन है, तो उसके लिए तुमको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला बनाना है. इन दिस केस टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस देम इज लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो कि डिस्टेंस का काम करेगा, अपॉन में स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो भी ट्रेन की स्पीड होगी, प्लस या माइनस स्पीड ऑफ योर मैन, एनिमल, ऑब्लिक व्हीकल. अब प्लस माइनस मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि हो सकता है कि मैन की डायरेक्शन और ट्रेन की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है. अब मान लो मैन जिस डायरेक्शन में भाग रहा है, ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है, तो जब तुम स्पीड लिखने जाओगे तो तुमको दोनों की स्पीड को करना पड़ेगा ऐड. लेकिन अगर मैन का डायरेक्शन उल्टा है, मतलब मैन सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस. ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो दोनों को करना पड़ेगा प्लस. तुम्हारे क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द मैन ऑब्लिक एनिमल ऑब्लिक व्हीकल तुमको दिया होगा, और ट्रेन की खुद की लेंथ भी दी हुई होगी. तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो तुमको यही पूछेगा कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस दीज मूवेबल ऑब्जेक्ट्स विच आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन. ये हाँ जैसे आपने इसमें जैसे उसको नेगलेक्ट किया था डिस्टेंस में, तो वैसे जैसे मैन अगर बहुत स्लो भाग रहा है और नहीं भाग रहा है, माइनस स्पीड को नेगलेक्ट नहीं करेंगे. देखो, अगर मैन भाग भी रहा है तो उसकी एक स्पीड दी होगी क्वेश्चन में, वो तुम्हें इतना कम भी नहीं देगा कि तुम उसको दौड़ा ही नहीं रहे. चल चल के जा रहा है तो चल चल के जाने वाला का तो कैलकुलेशन होगा नहीं. अब मैं उसमें कंसिडरेबल स्पीड दी होगी तब बात करेंगे ना. और वैसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि वो तुमको बोलेगा कि ट्रेन दौड़ रहा है 80 के स्पीड से और मैन दौड़ रहा है 1 के स्पीड से, तब भी एक टाइम निकल आएगा वहाँ पे. तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, ऐसा नहीं होगा. वहाँ पे कुछ एक स्पीड होगी जिसके हिसाब से वही कंपैरिजन को हम लोग करेंगे. तो ऐसा कोई क्वेश्चन तो मैंने नहीं किया जहाँ पे वो मैन की स्पीड को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देता है, ऐसा कभी नहीं होता. अच्छा, ये तो हो गया कि मूवेबल ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस. अब बताओ, जैसे एक ट्रेन है, वो दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है. अब देखो यहाँ पे थिकनेस की अगर बात करें तो दोनों ट्रेन का अपना अपना लेंथ होगा ही होगा, और दोनों ट्रेन मूविंग है. अब यहाँ पे ट्रेन्स कैसे मूव कर सकते हैं, या तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या फिर एक ट्रेन सामने जा रहा है, दूसरा ट्रेन उसके पीछे पीछे जा रहा है. तो सपोज कर लो कि बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. पहले अपोजिट डायरेक्शन का केस ले लेते हैं. अपोजिट डायरेक्शन है, मैंने एक ट्रेन को यहाँ मूव करा दिया, इसकी लेंथ है L1, और दूसरी ट्रेन को इधर मूव करा दिया, उसकी लेंथ है L2. इस वाले ट्रेन की स्पीड है u, इस वाले ट्रेन की स्पीड है v. अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर. टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर. अब बताओ इस केस में तुम क्या फॉर्मूला बनाएगा, बताओ. दोनों लेंथ को एल कर देंगे, L1 बाई L2, दिस विल एक्ट एज द डिस्टेंस टू बी कवर्ड. और स्पीड की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे u प्लस वी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अब सेम केस ऐसे ले लो कि ये तुम्हारा ट्रेन है L1 जो कि u स्पीड में भाग रहा है, और दूसरा डायरेक्शन सेम रख के v, उसकी लेंथ है L2. अब इस केस में दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, तो इस केस में टाइम टेकन हो जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, इसमें चेंज क्या आएगा, अपॉन में u माइनस वी. देखो लेंथ जब भी होगी ट्रेन की वो ऐड ही होगी, तो दोनों ट्रेन अगर सेम लेंथ के हैं तब भी ऐड होगी, अलग अलग लेंथ के हैं तब भी ऐड होगी. और नीचे में जहाँ पे स्पीड लिखने की बात है तो वहाँ पे दोनों के अलग अलग स्पीड है, और सब अपोजिट और सेम डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग उसको ले लेंगे रिलेटिव स्पीड के हिसाब से. रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो u प्लस वी होगा, सेम डायरेक्शन है तो u माइनस वी होगा. तो ये जो नीचे वाला मैंने बोला है दैट इज फॉर सेम डायरेक्शन. तो ये तो हो गया मूवेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए. अब सपोज करो नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स. अब नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स में दो कैटेगरी बन जाएगी फिर से. एक हो गया नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंसीडरेबल थिकनेस, और एक हो जाएगा नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस एज कंपेयर टू ट्रेन. तो जल्दी से बताओ, पहले तो कंसीडरेबल थिकनेस में कौन कौन सा आएगा ट्रेन के कंपैरिजन में. नॉन, एक स्टेशन, और बताओ ब्रिज हो सकता है, और प्लेटफॉर्म. स्टेशन वही हो गया, प्लेटफॉर्म ही हो गया, सॉरी.
और क्या बोल रहे हो, एक और क्या बोल रहे हो, नदी, रिवर, हाँ, और बोलो, टनल हो सकता है, ठीक है, एक और ट्रेन भी हो सकता है, यू कैन से अनदर ट्रेन विच इज स्टैंडिंग ट्रेन। अब सोचो कि ट्रेन को इनमें से किसी को भी अगर कवर करना है, जिसकी अपनी खुद की एक स्पीड होगी और उसका खुद का एक लेंथ होगा, तो टाइम टेकन इस पर्टिकुलर केस में हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑब्लिक लेंथ ऑफ द ब्रिज ऑब्लिक लेंथ ऑफ द रिवर ऑब्लिक लेंथ ऑफ द टनल ऑब्लिक लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन अपॉन, तुम्हारा ट्रेन खाली अपना वाला ही मूव कर रहा है तो अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब इस केस में क्या होता है कि दोनों के लेंथ को तुमको ऐड करना है टू कवर द प्लेस ऑफ डिस्टेंस। टाइम टेकन बाई अ ट्रेन टू कवर अ नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या करना है उसमें, जो तुम्हारा ट्रेन मूविंग है उसका लेंथ प्लस इनमें से जिसको भी वो क्रॉस कर रहा है उन सबकी एक कंसिडरेबल लेंथ होगी, एक थिकनेस होगा एज कम्पेयर टू द ट्रेन, तो उसको भी उसके साथ में ऐड करना है। लेकिन अपॉन में क्या होगा, दैट विल बी ऑलवेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ। अब नेग्लिजिबल थिकनेस की अगर बात करें नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट में, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, एक ट्री हो सकता है, एक हाउस हो सकता है, एक पोल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस पार्टिकुलर केस में तुम्हारा टाइम टेकन करते समय कुछ नहीं करना है, सीधा डिवाइड करना है लेंथ ऑफ द ट्रेन, बाकी की किसी की भी लेंथ कुछ खास नहीं है, अपॉन में स्पीड ऑफ द ट्रेन, तुमको सीधा आंसर मिल जाएगा व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच वन ऑफ देम। क्योंकि इसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, बस ट्रेन आया उनको कवर करते हुए चला गया। अब वो चाहे ट्री हो, हाउस हो, पोल हो, उनका खुद का कुछ थिकनेस है नहीं एज कम्पेयर टू द ट्रेन, तो टाइम जो लगेगा ट्रेन को दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये सारी चीज़ें ट्रेन से रिलेटेड मैंने अभी बताई हैं। इसके बाद इसमें रह जाता है द कंसेप्ट ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो थ्योरी आज कंप्लीट कर लेते हैं इसकी। बोट्स एंड स्ट्रीम्स जहाँ गए तो वहाँ पे दो तरह के केसेस होते हैं, और ये तुम लोग पढ़ते आए हो बचपन से। दो केसेस होते हैं, एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या फ़र्क है, देखो मान लो ये तुम्हारा एक नदी है जिसमें तुमको क्या करना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है। नाउ यू हैव गॉट अ बोट विथ यू, जिसके जाने का डायरेक्शन इधर है, उसको मैंने कर दिया यू, जबकि स्ट्रीम की जो फ्लो हो रही है वो इस तरफ हो रही है वी। अब अगर आदमी को ए से बी तक जाना है तो उसको स्ट्रीम के ओपोजिशन के साथ जाना पड़ेगा। दैट मीन्स इस केस में उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जब तुम स्पीड अपस्ट्रीम लिखोगे तो तुमको क्या करना है, स्पीड ऑफ द बोट को माइनस करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम से। मैंने स्पीड ऑफ द बोट को लिया है u और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को लिया है v, तो स्पीड अप जो आएगा इस केस में दैट विल बी इक्वल्स टू u माइनस वी। अब जैसे ही बोट पहुंच गया a पॉइंट से b पॉइंट, मतलब अब तुम्हारा बोट यहाँ खड़ा है और उसको जाना है वापस, तो जब वो वापस जाएगा तो इस बार उसको फ़ायदा होगा क्योंकि बोट को जाना इधर है और स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो भी इधर है। तो इस केस में जब तुम स्पीड निकालने जाओगे, स्पीड हो जाएगा तुम्हारा डाउन स्ट्रीम। तब यहाँ क्या होगा, तुमको स्पीड ऑफ द बोट को ऐड करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम के साथ। मतलब अगर मैंने स्पीड ऑफ द बोट को u लिया है और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को v लिया है, तो इस केस में जो तुम्हारा स्पीड डाउन स्ट्रीम आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू u प्लस वी। तो नहीं, स्ट्रीम की स्पीड कभी बोट से ज़्यादा हुई तो बोट जो है वो पलटी मार जाएगा, क्योंकि उसको तूफान बोलते हैं। अगर बोट की स्ट्रीम से ज़्यादा कम कर दोगे तो वो तो फिर उल्टा कर देगा ना उसका। तुम लोग मुझे बताओ कि टाइम किस केस में ज़्यादा लगेगा, अपस्ट्रीम में या डाउनस्ट्रीम में? हाँ, अपस्ट्रीम में, क्योंकि उसको अपोजिशन मिल रहा है तो उसकी स्पीड स्लो होनी ही होनी है। तो हम लोग सीधा लिखेंगे कि इस केस में जो टाइम अप होगा वो हमेशा टाइम डाउन से ज़्यादा होगा। और अगर ये क्वेश्चन तुमको ये पूछ दे कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या है, मतलब पहले तो बोट ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आया, तो वहाँ पे एक वर्ड वो यूज़ करता है टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम जब निकालने जाओगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू टी अप प्लस टी डाउन। टी अप के लिए यहाँ पे तुमको लिखना है डिस्टेंस, दैट इज ए बी, और आपके लिए यहाँ पे u माइनस वी, और टी डाउन फिर से ए बी ही डिस्टेंस वो कवर किया है, लेकिन इस बार स्पीड उसकी हो जाएगी u प्लस वी। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला बन गया d अपॉन u माइनस वी
प्लस डी अपॉन यू प्लस वी। और जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि टाइम अप जो होगा वो हमेशा टाइम डाउन से ज़्यादा होगा। अब बताओ, इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं अच्छी तरह से, क्लियर है बिल्कुल? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी कंसेप्ट बताया, क्वेश्चंस की तरफ मैं नहीं ले गया हूँ, ठीक है? तो इतने चीज़ों को पहले ध्यान में रखना है। जब हम लोग क्वेश्चंस करने जाएंगे तो वी विल बी यूजिंग ईच एंड एवरीथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। हम लोगों ने वो सारी चीज़ें डिस्कस करने, मतलब उसको यूज़ करना है हम लोग को। अब मैं सेंड करूँगा तुम लोग को पेपर। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 6:12 तो हो ही गया है, तो मैं तुम लोग को अब करूँगा पेपर सेंड। विद इन 5 मिनट्स यू विल बी गेटिंग योर पेपर। तुम लोग को जब भी पेपर तुम्हारे हाथ में आया, मान 6:20 मान लो हो गया टाइम, तो 6:20 से लेके 6:50 तुम्हारा डेडलाइन है। वो तुमको उसके अंदर में 6:50 पेपर का सॉल्यूशन जैसे सेंड करते हो 20 क्वेश्चन का सेंड करना है। ये तुम्हारा डेली प्रोग्रेस मुझे बताते हुए जाएगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड करता है, और वो तुमको भी पता चलेगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड करता है जब तुमको 20 क्वेश्चन आधा घंटा में करना है। +2 - 1 का स्कीम रहेगा, ठीक है? चल अब भैया, हाँ बोलो। जो आप पढ़ाओगे वही होगा डेली पेपर में अब तक हमने जो पढ़ा हुआ है वही धीरे धीरे करके ऐड ऑन होते जाएगा। आज जैसे आज के पेपर में, हाँ आज के पेपर में तुमको हो सकता है नंबर सिस्टम तो मिले ही मिले, साथ में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन मिल जाए। अब ट्रिग्नोमेट्री तुम बोले सर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं हूँ, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े सब लोग हैं, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री अभी कोई उस ग्रुप में नहीं है जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं होगा, मेरे से ही पढ़ा होगा पहले तो वैसे करके स्टार्ट करो पेपर। आज का पेपर में तुमको वो मिलेगा, फिर धीरे धीरे उसमें भी ऐड ऑन होते जाएंगे। कुछ दिन के बाद तुमको भी उसके अंदर में सारी चीज़ें दिखने लगेगी, ठीक है? तो इस तरह से पेपर क्रिएट हुआ है। चलो, और इसमें बोर्ड के ऊपर में मत जाओ। बोर्ड में क्या होता है, पानी का फ्रिक्शन आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट अलग हो जाता है। बाकी जगह तुम्हारा जब सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस होगा, अपोजिट होगा तो प्लस होगा। यहाँ पानी के अंदर में वो फिलोसफी काम नहीं करती। यहाँ पे जो भी है, स्पीड अप है तो u-v, स्पीड डाउन है तो u+v। तुम ये सोच लो कि जहाँ पे तुमको ओपोजिशन मिल रहा है वहाँ पे तुमको माइनस करना है, जहाँ पे तुमको हेल्प मिल रहा है वहाँ पे तुमको प्लस करना है। ये कंसेप्ट होता है, वो सिर्फ बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में अलग हो जाता है, ठीक है? अरे ठीक है, हाँ ना बोलो। ठीक है, मैं पेपर सेंड कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, करके दे देना मुझे, 6:20 तक आ जाएगा पेपर। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। या